नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। आइए हम लोग देखते हैं। तो इसमें हमें क्या देखना है? हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक, तो इसमें पहले हम लोग देख लेते हैं इतिहास किसको कहते हैं, फिर उसके बाद साहित्य को देखेंगे, फिर हिंदी को देखेंगे। ठीक है। और मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसके लिए आप बोर नहीं होंगे। ठीक है, थोड़ा सा तो कष्ट करना ही पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, एक वीडियो पढ़ लेंगे तो क्या है कि इससे आपको पता चल जाएगा हमको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, जैसे हम लोग पहले पढ़ेंगे इतिहास के बारे में। ठीक है, फिर इतिहास के स्रोत को देख लेंगे। ठीक है, इतिहास के स्रोत को हमेशा ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ऐसे। ठीक, इस तरह से। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे लेखन पद्धति, जैसे ये है ना हिंदी साहित्य इतिहास का लेखन पद्धति देख लेंगे। फिर उसके बाद काल विभाजन। फिर उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे धीरे धीरे कहाँ पर कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बांटा था कि आदि काल, ठीक है, भक्ति काल, रीति काल, फिर आधुनिक काल, ऐसे हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग बेस से शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इतिहास। तो इतिहास को अगर हम लोग बांट देते हैं तो इति प्लस अ प्लस आस। ठीक है, तो इति का अर्थ क्या हो जाएगा? ऐसा। हा का अर्थ हो जाएगा निश्चित ही, और आपका आस का अर्थ क्या हो जाएगा? घटित हुआ। ठीक है, उधर नहीं लिखा होगा तो मैं बोल दे रहा हूँ घटित हुआ। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? ऐसा निश्चित ही घटित हुआ। ठीक है, तो ऐसा निश्चित ही घटित हुआ, तो इसका अर्थ एक तरह से और देख लीजिए इतिहास का। इतिहास क्या मांगेगा? एक मांगेगा कालक्रम। ठीक है, ये लेखन की प्रसिद्ध क्या है? पद्धति है लेखन की। कालक्रम होना आवश्यक है। ठीक है, अब उसके बाद प्रामाणिकता मांगेगा। ठीक है, प्रामाणिकता। ठीक, प्रामाणिकता, कालक्रम, ये सब होना जरूरी है इतिहास के लिए। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं आगे क्या देखते हैं कि इतिहास संबंधित परिभाषाओं को देख लेते हैं। क्या क्या परिभाषाएं दिए हैं हमारे इतिहासकार। तो हम लोग देखते हैं पहले इतिहासकार हमारे कौन थे? तो हेरोडोटस। ठीक, और इनकी पुस्तक कौन सी थी? हिस्टोरिका। ठीक, हिस्टोरिका। अब यहाँ पर हमें ध्यान क्या देना है कि हेरोडोटस जो थे ये क्या थे? तो ये विश्व इतिहास के जनक थे। विश्व इतिहास के जनक। ठीक, विश्व इतिहास के जनक कौन है? तो हेरोडोटस। ठीक है, और कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया कि ये हिस्टोरिका में इन्होंने क्या दिखाया है? तो दिखाया क्या है? भारत और फारस का संबंध का वर्णन करते हैं इसमें। भारत और फारस एक कंट्री है। ठीक है, फारस कंट्री का मतलब इस समय ईरान। ठीक है, तो ये क्या है? फारस की खाड़ी कहा जाता है जो ईरान के पास है। ठीक है, तो ये क्या है? भारत और फारस जो है इसका वर्णन करते हैं किसमें? हिस्टोरिका में। ठीक है, अब क्या कभी हो सकता है यहाँ से ये क्वेश्चन और पूछ ले। क्या पूछ सकता है यहाँ पर कि जैसे कि इनका जन्म हुआ था तो 484 से लेकर 425। ठीक, इसका मतलब ये इनका जन्म है, ये इनकी मृत्यु। ठीक, और इनका जन्म कहाँ हुआ था? यूनान में। ठीक, तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ये तो नहीं पूछेगा, ये पूछ सकता है कि ये किस देश के थे? पहले हैं तो इसलिए हो सकता है पूछ ले कभी, तो ये यूनान के थे। ठीक है, तो ये हो गया। अब इन्होंने इतिहास के परिप्रेक्ष्य में कोई परिभाषा तो दिया होगा, तो ये कहते क्या हैं? कहते हैं सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही क्या है? इतिहास है। तो आइए देख लेते हैं
सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही इतिहास है। तो वो कहते क्या है कि सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इनके आगे। तो ये तो विश्व के परिप्रेक्ष्य में हो गया। अब भारत में देख लेते हैं। तो भारत में हमारा एक ऐतिहासिक ग्रंथ मिलता है जिसका नाम है महाभारत। तो महाभारत में क्या है ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि महाभारत में क्या दिखाया गया है। उसमें दिखाया गया है कि भाई भाई में क्या है, लड़ाई, एक दूसरे के प्रति क्या है, द्वेष, और स्त्रियों का अपमान दिखाया गया है कि स्त्रियों को किस प्रकार अपमान किया गया है। तो ये सब है। ठीक है, तो हमारे कौन से हो गए, दूसरे नंबर के महर्षि वेदव्यास। ठीक है, ये महर्षि वेदव्यास जी हैं। अब इनकी रचना कह लीजिए या संकलन करता। ठीक, तो संकलन करता है, ये किसके संकलन करता है, महाभारत। ठीक, महाभारत की क्या है, संकलन करता। क्यों हम लोग ऐसे संकलन करता कह रहे हैं इनको, कहने का अर्थ यही है कि गणेश जी लिखे थे और इन्होंने बोला था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये क्या है, जो महाभारत है ये भारतीय इतिहास का प्राचीनतम स्रोत है। एक तरह से मानिए तो यहाँ से क्या है, हमें इतिहास की कुछ जानकारियां मिलती हैं। ठीक है, तो उन्होंने इतिहास के संबंध में परिभाषा दी थी। देख लेते हैं वो परिभाषा क्या दी थी। तो उनकी परिभाषा थी क्या, धर्मार्थ काम मोक्षेषु उपदेश समन्वितम सत्याख्यानम इति इतिहासम उच्यते। ठीक, तो उन्होंने क्या परिभाषा दिया, तो देख लीजिए, धर्मार्थ काम मोक्षेषु उपदेश समन्वितम समाख्यानम इति इतिहास उच्यते। ठीक है, तो ये उन्होंने परिभाषा दिया और इसमें कहा है क्या कि ये जो धर्म अर्थ काम मोक्ष उपदेश, ठीक है, ये क्या है, हमारे 4 पुरुषार्थ हैं। क्या पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक, मोक्ष के उपदेश, ठीक, उपदेश से युक्त, समन्वित का अर्थ होता है युक्त, सत्य आख्यानम, तो सत्य प्लस आख्यान लिखा हुआ है। ठीक है, सत्य आख्यान। ठीक, आख्यान का अर्थ क्या हो जाएगा, तो वर्णन। ठीक, तो आप यहाँ पे क्या समझते हैं इसका अर्थ, तो सत्य का वर्णन ही क्या है, इतिहास है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं अपने तीसरे। तो तीसरे कौन है हमारे, तो तीसरे है कार्लायल। ठीक है, कार्लायल या कार्लाइल। ठीक है, ये एक स्कॉटलैंड के क्या है, इतिहासकार हैं। इनकी भी हम लोग पढ़ेंगे क्या, परिभाषा। तो इन्होंने परिभाषा क्या दिया था,
ठीक है, तो हम लोग वो देखेंगे। तो इन्होंने परिभाषा दिया था कि इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा देती है। तो दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा देती है, चलिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्या थे, कार्लाइल या फिर कार्लाइल, सॉरी ये हो जाएगा कार्ला, ठीक है, इंग्लिश नाम है इसलिए थोड़ा बहुत गलतियां हो सकती है, ठीक है। तो कार्लाइल या कार्लाइल, ठीक, ये कहाँ के हैं, स्कॉटलैंड, हो सकता है पूछ ले परीक्षा में, ठीक है, स्कॉटलैंड, ठीक। इन्होंने परिभाषा क्या दिया था, अभी मैंने बताया, क्या बताया, इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों के माध्यम से क्या देती है, शिक्षा, ठीक है, ठीक। ये परिभाषा हो गई इनकी। यहाँ पर दृष्टांतों का अर्थ क्या है, तो दृष्टांतों का अर्थ हम लोग देखें तो होता है निश्चित एवं प्रामाणिकता, ठीक है, ठीक। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो निश्चित एवं प्रामाणिकता के माध्यम से किसी चीज़ का क्या है, प्रामाणिकता जब तक नहीं देंगे वो क्या इतिहास होगा, नहीं होगा। तो वही कह रहे हैं, प्रामाणिकता जो है वो क्या देती है, हमें शिक्षा देती है, वही क्या है, इतिहास है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं अपने चौथे, तो चौथे कौन है, चार्ल्स डार्विन, ठीक है। तो चार्ल्स डार्विन को हम लोग देखते हैं। चार्ल्स डार्विन कहाँ के थे, तो वो इंग्लैंड के थे। तो चार्ल्स डार्विन क्या कहते हैं, उनको देख लेते हैं। तो चार्ल्स डार्विन कहते हैं सृष्टि का बाह्य विकास उसके आंतरिक विकास का प्रतिबिंब है और उसके आंतरिक प्रतिबिंब को दिखाने का नाम ही क्या है, तो वो हमारा इतिहास है। आइए हम लिख देते हैं उसके बारे में। तो कौन थे, चार्ल्स डार्विन, ठीक। चार्ल्स डार्विन अपना देख लीजिएगा किस नंबर के हैं, मेरे हिसाब से तो तीसरे नंबर के होंगे, ठीक है, चार्ल्स डार्विन। तो चार्ल्स डार्विन के बारे में हम लोग क्या है परिभाषा, तो वो देख लेते हैं, सृष्टि का बाहरी विकास, सृष्टि का बाह्य विकास, ठीक, बाह्य विकास उसके आंतरिक विकास, आंतरिक विकास का क्या है, प्रतिबिंब, ठीक, प्रतिबिंब है। तो कहते हैं कि उसके, फिर उसी के आगे बोलते हैं उसके आंतरिक प्रतिबिंब, सॉरी उसके आंतरिक विकास को खोजने का नाम ही क्या है, खोजने का नाम ही इतिहास है, ठीक है। ज़्यादा लंबा तो नहीं है, ठीक है, याद हो जाएगा। अगर देखते हैं इसको कैसे याद करते हैं, तो याद करने का तरीका ये है कि अगर मान लेते हैं कि पृथ्वी को मान लीजिए अपना एक शरीर, ठीक है। तो कह रहे हैं कि सृष्टि, मतलब ये जो है सृष्टि मान लीजिए पूरा है जो, तो सृष्टि का बाहरी विकास, तो ये हमारा जो बाहरी विकास है, ठीक है, उसके आंतरिक का मतलब हमारे जो ये जो हड्डियां हैं, मांसपेशियां हैं, उसके आंतरिक विकास का प्रतिबिंब है। अगर हड्डियां नहीं बढ़ेंगी तो बाहर का ढांचा बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। वही कह रहे हैं कि बाहर का ढांचा नहीं बढ़ेगा,
तो उसके आंतरिक विकास की प्रक्रिया को खोजना है, मतलब ये किस प्रकार, किस लिए, कैसे बढ़ रहा है ये अंदर का हड्डी, उसको खोजने का नाम ही क्या है, इतिहास है। तो यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिएगा कि कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी को लीजिएगा, ठीक है, अपने को मत ले लीजिएगा यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ कह रहे हैं कि पृथ्वी, सृष्टि का मतलब ये है हमारा जो सृष्टि है उसके बात कर रहे हैं, ठीक। तो ये हो गया, ये तो आपको पता ही होगा कहाँ के हैं, तो इंग्लैंड के हैं, ठीक। यहाँ से भी क्वेश्चन हो सकता है पूछ ले। और एक चीज़ क्या है कि ये किस दृष्टिकोण से अपना ये परिभाषा दिए हैं, तो ये विकासवादी दृष्टिकोण से दिए हैं, ठीक है, विकासवादी दृष्टिकोण से, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो किस आधार पर दिए हैं, तो विकासवादी दृष्टिकोण के आधार पर, ठीक। अब विदेशी हो गए। अब हम लोग देख लेते हैं अपने देश में कुछ इतिहासकार होंगे, उनको देख लेते हैं, ठीक। तो अब हम लोग देखते हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी जी को, ठीक, ये भारतीय हैं, ठीक। अब इन्होंने क्या परिभाषा दिया था उसको हम लोग देखेंगे। तो डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने क्या कहा, तो उन्होंने कहा कि कवि के कार्यों को विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखाना ही क्या है, इतिहास है। तो चलिए देख लेते हैं उनका परिभाषा क्या था। तो ये हमारे हो जाएंगे चौथे, ठीक। तो इन्होंने क्या कहा था, पहले इनका नाम लिख देते हैं, राम स्वरूप चतुर्वेदी, ठीक। इनका परिभाषा अब हम लोग लिख लेते हैं, कवि के कार्यों को विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखाना ही इतिहास है, ठीक। यहाँ न्यायोचित का अर्थ क्या हो जाएगा, न्याय संगत, ठीक। तो कवि के कार्यों की विकास प्रक्रिया में न्याय संगत दिखाना ही क्या है, इतिहास है, ठीक। अब इसके बाद आ जाएंगे डॉक्टर नगेंद्र हैं, ठीक। तो उनका हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी है डॉक्टर नगेंद्र के पास से क्वेश्चन, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या पूछा था वहाँ पर से पूछा था कि आदर्शवाद और एक होता है यथार्थवाद, ठीक। तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। पहले डॉक्टर नगेंद्र कहते क्या हैं, पहले वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर नगेंद्र परिभाषा देते हैं, साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास है, ठीक, जिनका सीधा संबंध आर्थिक और विकासात्मक चिंतन से है, ठीक। तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ आपको यहाँ पर। तो क्या है, डॉक्टर नगेंद्र, ठीक, ये हो जाएंगे मेरे 5 में, ठीक। तो उन्होंने क्या कहा, साहित्य का इतिहास इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो साहित्य का इतिहास, ठीक है। आप साहित्य की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये साहित्य, ठीक है। इतिहास बहुत हो चुका, अब साहित्य के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों
अभिरुचियों एवं संवेदनाओं का इतिहास है। ठीक, फिर कहते क्या है, जिसका सीधा संबंध किससे है, जिसका सीधा संबंध किससे है, अभी मैंने बताया आर्थिक और विकासात्मक चिंतन से है। ठीक, ये इनका क्या है, परिभाषा। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन किस तरह पूछा था कि यहाँ पर पूछा था कि जो डॉक्टर नागेंद्र ने ये परिभाषा लिख दिया था, ये परिभाषा दी थी, ये किस दृष्टिकोण से दी थी। तो ये इनका दृष्टिकोण क्या था, तो लिख लीजिएगा, यथार्थवाद दृष्टिकोण से। ठीक, अभी ये प्रश्न उठता है कि यथार्थवाद होता क्या है, तो देख लीजिए, एक यथार्थवाद होता है, एक भौतिकवाद होता है। ठीक है, सॉरी, यथार्थवाद को ही भौतिकवाद में रखा गया है। ठीक है, और एक आदर्शवाद होता है। तो आदर्शवाद जो होता है, ठीक है, तो हमारे जो इतिहासकार है, भारतीय इतिहासकार है, जो आदर्शवाद के परिप्रेक्ष्य में परिभाषाएं देते हैं। ठीक है, लेकिन डॉक्टर नागेंद्र ने क्या दिया था, यथार्थवाद। ठीक, तो इसीलिए क्वेश्चन पूछ दिया था, जहां अपवाद है वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये देखते हैं हम लोग। तो इसका संबंध एक तरह से देखिए तो भौतिक जगत से। ठीक है, दोनों को कंपेयर करेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। और ये क्या था, एक हम लोग का आदर्शवाद। ठीक, तो इन दोनों में अंतर क्या है, तो ये आध्यात्मिक। ठीक, आध्यात्मिक। ठीक, तो ये क्या है, आध्यात्मिक जगत से संबंध है और इसका संबंध भौतिक जगत से। तो अब आप सोच रहे होंगे भौतिक जगत क्या होता है, तो भौतिक जगत उस वस्तु को कहते हैं या कोई भी चीज़ जो ये सृष्टि है। ठीक है, ये हमारी सृष्टि है। ठीक, तो इस सृष्टि में क्या है, पेड़ पौधे, ठीक, पशु पक्षी, कुछ भी हो जो हम उनको महसूस कर सकें और स्पर्श कर सकें। ठीक है, तो महसूस और स्पर्श कर सकें तो वो क्या है, वो भौतिक जगत के अंतर्गत आता है। जबकि आध्यात्मिक जगत के अंतर्गत जैसे हम उसको महसूस कर सकते हैं मगर हम उसको स्पर्श नहीं कर सकते। जैसे देखिए आत्मा, तो ये क्या कहते हैं, भौतिक जगत वाले कहते हैं कि जो भौतिक जगत है, यथार्थवाद जो है वो क्या है, नश्वर है। ठीक, अर्थात नष्ट हो जाएगा। और ये जो है आध्यात्मिक जगत जो कभी नष्ट नहीं होगा, आज है कल भी रहेगा। आत्मा कभी मर सकता है नहीं, अजर अमर है। इसीलिए कहते हैं कि आध्यात्मिक जगत है जो ये जो आदर्शवाद है यथार्थवाद से क्या है, उत्तम है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे इतिहासकार। तो हमारे आगे इतिहासकार एक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि साहित्य क्या है, तो साहित्य समाज का दर्पण है। ठीक, साहित्य क्या है, समाज का दर्पण। तो आपको समझ में आता है साहित्य क्या दिखाता है, साहित्य समाज के उस छवि को दिखाता है जो हमारे समाज में घट रहा है या घट चुका है। ठीक है, तो साहित्य क्या है, एक दर्पण, एक आईना है जो हमारे समाज को दिखाता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आगे देखेंगे। तो हमारे कौन से हैं, क्या नाम है इनका, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ये हमारे इतिहासकार हैं, बहुत बड़े व्याकरण भी हैं। ठीक है, ठीक है, तो
अब इनके बारे में इन्होंने क्या कहा था, साहित्य, ठीक है। अब साहित्य की बात कर रहे हैं, साहित्य समाज का, अब साहित्य के बारे में भी बात कर लेते हैं, समाज का दर्पण है। ठीक है, जैसे कि कोई भी साहित्य हो, जैसे रामायण काल हो गया, महाभारत काल, तो रामायण काल में क्या है, वहाँ पर ये दिखाया गया था कि भाई भाई का प्यार, और फिर महाभारत काल में क्या हो गया, भाई भाई में द्वेष, द्वंद्व, और फिर यहाँ पर स्त्री का सम्मान था, तो वहाँ पर महाभारत युग में क्या हो गया, स्त्री का अपमान हुआ। तो ये क्या है, एक दर्पण है, साहित्य के माध्यम से ही तो दिखाया गया था। ठीक है, तो वही चीज़ है। अब एक लोग और हैं, बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट, ठीक। तो बालकृष्ण भट्ट, ठीक है, तो ये क्या कहते हैं कि साहित्य, साहित्य क्या है, साहित्य जन समूह, जन समूह के हृदय का विकास। साहित्य क्या है, जनसमूह के हृदय का विकास है। उनके कहने का अर्थ यही है कि साहित्य जो है क्या है, कि साहित्य जो जन समूह के अंदर क्या है, जो मन में उठ रहा है, जो उनके हृदय में कुछ भी विकास उत्पन्न हो रहा है, उसको क्या है, किसी व्यक्ति द्वारा साहित्य में उकेर देना ही क्या है, वो हमारा साहित्य जन समूह के हृदय का विकास हो गया। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट। अब हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल को देखेंगे। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं, इनका ही लास्ट रहेगा, क्योंकि इनका मत सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में हम लोग अच्छे से देखेंगे और उनकी परिभाषा को भी अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं, तो उससे पहले हम लोग उनका नाम लिख देते हैं यहाँ पर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, तो हम लोग इनका जन्म देख लेते हैं, कहाँ पर हुआ था, तो वो बस्ती में, और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो काशी में। ठीक, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन कभी भी पूछ सकता है। ठीक है, अब हम लोग इनके परिभाषा को देखेंगे। तो पहले मैं यहाँ पर उनके परिभाषा को लिख देता हूँ, क्योंकि उनकी परिभाषा लंबी है। ठीक है, ये कोई परिभाषा नहीं है, ये एक निबंध था उनका, उसी में से लिया गया हुआ कथन है। ठीक है, तो पहले मैं लिख देता हूँ इसको। मैंने आप सभी का समय बचाने के लिए ये परिभाषा लिख दिया। परिभाषा लंबा है, तो यहाँ पर क्वेश्चन किस हिसाब से पूछता है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, पहले मैं परिभाषा को पढ़ दे रहा हूँ। ठीक है, तो प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता के चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साहित्य के रूप में भी परिवर्तन होता है। अतः आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही इतिहास कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, तो इसका अर्थ जो होता है मन का भाव, और सामंजस्य का रूप है मतलब अनुरूपता, एक तरह से मान लीजिए। ठीक है, अनुरूपता मतलब उनके बीच में अनुरूपता एक तरह से दिखाना। ठीक है, तो कह रहे हैं कि प्रत्येक देश का साहित्य या किसी भी युग का साहित्य हो, वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति मतलब मन का भाव का संचित प्रतिबिंब होता है। ठीक, तो वो जो मन में उठने वाला जो कोई भी हो, ठीक है, भाव हमारा है, उसको क्या है, हम साहित्य में क्या करते हैं, उकेर देते हैं। जैसे कि हम लोग पहले पढ़े थे बालकृष्ण भट्ट और वो क्या थे हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, इन दोनों लोगों का पढ़े थे, तो वही चीज़ है। अब यहाँ पर क्वेश्चन किस तरह पूछता है ये देखिए।
तो वहाँ पर क्वेश्चन ये पूछेगा, जैसे यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये इतना बड़ा डिफिनेशन है तो इसमें क्या है कि लगभग सभी लोग रट लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन नहीं देता, इसमें एग्जामिनर क्या करता है, आगे पीछे करके देता है। जैसे देखिए यहाँ पर देगा, प्रत्येक देश की जनता का साहित्य वहाँ की जनता चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, ठीक, यहाँ तक देगा। फिर उसके बाद कह देगा, फिर वहाँ से फिर दिखाएगा कि इन्हीं चित्तवृत्ति की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही इतिहास है। यह कथन किसका है? तो यहाँ इतना बीच में गैप कर देगा और इसके जगह पर क्या दे देगा, डॉट 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 डॉट, हमारा जो विराम है चिन्ह का प्रयोग कर देगा यहाँ पर, ठीक। समझ में आ गया आप लोगों को क्वेश्चन किस हिसाब से पूछेगा, ठीक है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते भी हैं कि अगर उत्तर भारत के जनता के चित्तवृत्तियों को समझना है तो सबसे अच्छे परिचायक जो हैं वो है मुंशी प्रेमचंद्र जी। कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र, ठीक। क्यों कह रहे हैं उनको, मुंशी प्रेमचंद्र जी को? क्योंकि ये जो उनके पात्र हैं, जो मतलब कि अपने उपन्यास या कहानी किसी भी चीज़ में जो भी उन्होंने पात्र लिए वो वास्तविक पात्र है, उठा जो का त्यों उठा लिए हैं, उनका नाम, उनका सब कुछ एक पूरी अच्छी तरह से उनके बारे में बता दिए हैं उस कहानी में, इसीलिए कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ठीक। तो अब हम लोग इसके आगे चलेंगे तो हम लोग देखेंगे पहले इतिहास के स्रोत, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। अब हम लोग पढ़ेंगे इतिहास का स्रोत, उसी के आगे इतिहास के स्रोत को पढ़ेंगे। तो इतिहास का स्रोत होता क्या है पहले हम लोग वो देखेंगे। स्रोत का मतलब वह माध्यम या वह सामग्री, ठीक है। तो कहाँ से सामग्री, जैसे हम कोई भी इतिहास कुछ भी लिखते हैं, कोई भी ग्रंथ या कुछ भी लिखते हैं किसी के बारे में, तो वो सामग्री कहाँ से लिया गया। जैसे कि हमारा सबसे पहले लिखने का कार्य शुरू किसने किया, ठीक है। तो उन्होंने जो शुरू में लिखा होगा उन्होंने तो कोई सामग्री कहीं ना कहीं से लिया होगा, जैसे कि आसपास देखकर, ठीक है, वो तो ले लिए। अब उसके बाद कोई लिख रहा है तो वहाँ से सामग्री अगर उठा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा इतिहास का स्रोत हो जाएगा। तो स्रोत कौन सा है, मूल, वही हमको देखना है कि मूल कहाँ से उठ रहा है। जैसे हम स्रोत का अर्थ अगर देखते हैं तो सामग्री, ठीक, सामग्री या फिर वह माध्यम, कौन सा माध्यम कहाँ से उठ रहा है, ठीक है, सामग्री हम लोग कहाँ से ले रहे हैं, ठीक। तो अगर हम लोग देखें तो इतिहास का स्रोत, जैसे कि इतिहास का स्रोत, तो इसको किसने खोजा या किसने इतिहास के स्रोत को किसने डिफाइन किया, तो वो थे हमारे डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी, ठीक, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी थे। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी थे, इन्होंने क्या किया, इतिहास के स्रोत को दो भागों में बांटा। कितने भागों में? दो भागों में। पहला क्या कहते हैं, अंतः स्रोत, ठीक, और फिर उसके बाद दूसरा क्या कहते हैं, बाह्य स्रोत, ठीक। अब अंतः स्रोत में क्या आएगा, बाह्य स्रोत में क्या आएगा, प्रश्न उठता है। तो अंतः स्रोत का अर्थ ये हुआ कि वो सामग्री पहले किसी ने नहीं यूज की हो, जैसे कि हमने लिख दिया यहाँ पर कामायनी, ठीक, और कामायनी का यहाँ पर टीका हो गया, टीका टिप्पणी जो होता है, टीकाएं लिखी गई, ठीक। तो सबसे पहले कामायनी जयशंकर प्रसाद ने लिख दिया, अब इस पर टीका टिप्पणी करेंगे तो क्या है, उन्होंने मूल लिख दिया। अब क्या उसी के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, वही से क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सामग्री लेकर हम क्या कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ टीका टिप्पणी कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसी का क्या है, एक तरह से भाग है, ठीक है। तो ये क्या है, तो ये हमारा मूल स्रोत हो गया एक तरह से, देखिए, और उसी का हम लोग लेकर भाग आगे यूज कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा बाह्य स्रोत के अंतर्गत, ठीक। अब यहाँ से इतना ही है, ठीक है। तो अंतः स्रोत और बाह्य स्रोत।
तो इसमें हम लोग देख लेते हैं अंतः स्रोत में, पहले ले लेते हैं, शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग कहाँ से, इतिहास के स्रोत के बारे में। हमारे साहित्य में सर्वप्रथम लिखने का कार्य तो शुरू किया गया, ठीक है। गणसाय तो किसी ने किया, लेकिन लेखन पद्धति के अनुसार नहीं। उन्होंने क्या किया, बस उनको जो मिला सो लिख दिए, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वो हमारे एक रचनाकार हैं गोकुल नाथ, ठीक। ये कौन है, गोकुल नाथ जी। अब आप लोग कहेंगे गोकुल नाथ कौन है, ठीक। चलिए हम लिंक कर देते हैं, ठीक। यहाँ पर लिख देते हैं विट्ठल नाथ, ठीक। अब कुछ स्मरण आया होगा आप लोगों को। चलिए एक लोग का और नाम रख देते हैं हम लोग, वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य हो गए, ठीक, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, वल्लभाचार्य के ये पुत्र है, ठीक। और फिर विट्ठल नाथ के पुत्र कौन है, गोकुल नाथ, ठीक। तो अब आपको समझ में आ गया गोकुल नाथ कौन है, ठीक। इनके टोटल 2 पुत्र थे, ठीक। एक गोपीनाथ और एक विट्ठल नाथ, 2 पुत्र थे, ठीक। और इनके 7 पुत्र थे। विट्ठल नाथ के 7 पुत्र थे, जिसमें चौथे पुत्र थे गोकुलनाथ, ठीक। अब गोकुलनाथ थे, ठीक है। तो इनकी रचना क्या थी, तो इन्होंने सन 1568 ईस्वी में शुरुआत किया था। 2 रचनाएं लिखी थी इन्होंने। तो 2 रचनाएं कौन कौन सी थी, तो एक पहले हम लोग देख लेते हैं 84 वैष्णवान की वार्ता, ठीक। और एक हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा 252 252 वैष्णवन की वार्ता, ठीक। अब आप लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैंने क्या लिखा, ठीक है। तो ये देखिए 84 वैष्णवन की वार्ता, अर्थात जो इसमें क्या था, तो जो इसमें था कि 84 कौन से भक्त थे, वैष्णव भक्त के बारे में बताया गया। वैष्णव भक्त अर्थात जो कृष्ण भगवान की पूजा करते थे, ठीक। कृष्ण भगवान की पूजा करते थे। तो ये 84 भक्त थे कौन, तो ये देखिए 84 भक्त जो थे ये वल्लभाचार्य के शिष्यों की बात कर रहे हैं। तो ये वल्लभाचार्य जो पुष्टि मार्ग, ठीक है, पुष्टि मार्ग की स्थापना जिसने किया था वो कौन थे, वल्लभाचार्य। और पुष्टि मार्ग में 84 शिष्य थे उनके। तो उन 84 शिष्यों को क्या किए थे इन्होंने, पुष्टि मार्ग के 84 शिष्यों को 64 वैष्णवन की वार्ता नाम दिया, और इसमें 84 भक्तों के बारे में दिया, ठीक है, जानकारी। अब क्या है कि यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछता है, जैसे कि 84 भक्त में, वैष्णव भक्त में जानते ही हैं आप लोग, जैसे कि सूरदास हो गए, ठीक है, सूरदास, चित स्वामी, ठीक है, चतुर्भुज दास, बहुत लोग थे, ठीक है। तो ये सब तो अष्टछाप में थे, ठीक है। तो हम लोग ज़्यादातर अष्टछाप का उपयोग पढ़ लेते हैं, 2-4 एक आगे पढ़ लेते हैं। तो उसमें क्या है थे 84 जो भक्त थे उनके बारे में बताया गया। तो इसमें क्वेश्चन एक बार आया था कि 84 वैष्णवन की वार्ता नहीं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन में दिया था। जैसे कि क्वेश्चन क्या दिया था, पहले मैं वो बता दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन ये दिया था कि सूरदास के अधिकांश प्रामाणिकता कहाँ पर मिलती है, मतलब सूरदास के जानकारी की अधिकांश प्रामाणिकता कहाँ से मिलती है, तो वो मिलती है हमारे को यहाँ। तो ये थे सूरदास जी, ठीक। सूरदास के जीवन की अधिकांश
ठीक है, इधर दिखेगा नहीं तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ प्रामाणिक। ठीक है, प्रामाणिक क्या है, जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, तो कहाँ से मिलती है अधिकांश प्रामाणिक जानकारी, तो वो है 84 वैष्णवन की वार्ता से। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं, अब ये सब क्या है, ये सब कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित है। ठीक है, कृष्ण भक्ति शाखा से। अभी जब मैं भक्ति काल पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर बताऊँगा। ठीक है, तो ये सब कवि किससे हैं। ठीक है, ये दोनों ही जो ये 252 और ये 84 वैष्णवन की वार्ता, ये दोनों गद्य रचना है। ठीक है, गद्य रचना है। ठीक, हो सकता है कि कभी कूटनीति में क्वेश्चन पूछ ले तो यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 252 वैष्णवन की वार्ता में क्या है, तो अब तो लिख दिए थे किसके बारे में, अपने दादाजी के बारे में, दादाजी के शिष्यों के बारे में। और यहाँ पर फिर क्या लिख दिए थे, अब इसमें लिखेंगे विट्ठलनाथ अपने पिताजी के बारे में। तो पिताजी के 252 शिष्यों के बारे में क्या लिखते हैं। ठीक है, तो 252 भक्तों के बारे में, भक्तों के बारे में। ठीक है, तो वो भक्त किसके थे, तो वो थे विट्ठलनाथ, विट्ठलनाथ के। ठीक है, ठीक, तो इतने थे। ठीक है, तो यहाँ से इतना क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे तो कौन आएंगे आपके, नाभादास। नाभादास कौन सी रचना करते हैं, तो वो है उनका भक्तमाल। तो अब हम लोग देखेंगे भक्तमाल के बारे में। तो भक्तमाल में अब वे क्या सोचते हैं, कहते हैं भैया ठीक है गोकुलनाथ जी, आपने कृष्ण भक्तों के बारे में ही केवल क्यों लिखा, ये आपने सिर्फ कृष्ण भक्तों के बारे में ही क्यों लिखा, ऐसा उन्होंने कहा नहीं था। ठीक है, ऐसा मैं कह रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि उनसे रिलेट करके हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग को अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं। अब आपके आएंगे नाभादास जी। ठीक, नाभादास जी। ठीक, इनकी रचना कौन थी, भक्तमाल। ठीक, और ये नाभादास कौन थे, तो ये थे अग्रदास के शिष्य। ठीक है, अग्रदास के शिष्य थे। इनके गुरु कौन थे नाभादास के, अग्रदास। ठीक, अब भक्तमाल के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो ये 1585 ईस्वी में, ठीक, इसकी रचना की गई थी और इसमें इसके 2 भाग कर दिए थे। ठीक है, और इसमें टोटल कुल कितने कवि थे, तो 200 कवि के बारे में लिखा गया। ठीक है, तो 200 भक्तों के बारे में। ठीक है, कवि भक्त। ठीक है, भक्त लिख लीजिए। ठीक है, भक्त कवि, भक्त थे, कवि ही थे, गायन करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर 200 भक्त हो गए, तो यहाँ पर 116 और 84। अब देखिए ये 84 क्या लग रहा है आपको, लग रहा है ना कि हो सकता है कि ये 84 ज्यों का त्यों कहाँ से उठा लिया गया है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, 84 वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ वाली, तो वही ठलो उठा लिए। तो वही मैं कह रहा था कि नाभादास जी कहते हैं कि आपने सिर्फ 84 भक्तों को वैष्णवन वार्ता में शामिल किया, सिर्फ कृष्ण की भक्ति की, राम की भक्ति कौन करेगा भैया, ये भी तो बताइए। तो राम की भक्ति कौन करेगा, तो ये 116 इसमें राम भक्तों की चर्चा की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर 84 में कृष्ण भक्त। तो इससे क्या जाहिर होता है कृष्ण भक्तों के बारे में, तो इससे यही पता चलता है क्या कि ये हो सकता है कि 84 लोग कौन हैं, वही ज्यों के त्यों उठा लिए हैं। किसने, तो नाभादास जी ने। ठीक, तो नाभादास से प्रेरित होकर फिर वेड़ी माधव दास जी आते हैं। कौन आते हैं, वेड़ी माधव दास जी। ठीक है, ये मैं अपने से बता रहा हूँ कि प्रेरित होकर आ रहे हैं। ठीक है, इसको आप लोग सत्य मत मान लीजिएगा। ठीक है,
वेड़ी माधव, ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, वेड़ी माधव, ठीक है, वेड़ी माधव जी, ठीक। तो इनकी रचना कौन सी थी? तो मूल गोसाई, ठीक, मूल गोसाई, ठीक, मूल गोसाई चरित, ठीक। तो इसमें क्या करते हैं, कहते हैं कि आपने तो राम भक्तों के बारे में बोला है, तो मैं राम भक्त के बारे में एक लिख देता हूँ। तो एक राम भक्त बहुत बड़े भक्त थे, उनका नाम आप सभी को पता होगा, तुलसीदास जी। और भक्ति काल इनके बिना कभी पूरा भी नहीं हो सकता, क्योंकि इनकी रामचरितमानस जो है वो अपने आप में अतुलनीय है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये है इनका तुलसीदास जी का, ठीक है, तो ये कहते हैं कि तुलसीदास के जीवन के बारे में बताते हैं, और वो भी अतिशयोक्ति प्रदान कर देते हैं। अतिशयोक्ति का मतलब आप समझ रहे हैं, बहुत बढ़ा चढ़ाकर इनको ईश्वर का रूप दिखा दिया गया है यहाँ पर तुलसीदास जी को, ठीक है। और फिर इसी में एक आते हैं अमृतलाल नागर, अमृतलाल नागर जी, ठीक, अमृतलाल नागर जी। वे क्या कहते हैं, इन्हीं के जीवन पर लिखते हैं, तुलसीदास जी के जीवन पर ही लिखते हैं आधारित, लेकिन उनके कृति का नाम क्या था? मानस, सॉरी यहाँ पर मानस, मानस का हंस, ठीक, ये भी लिखते हैं। इसी पर आधारित रहता है मूल गोसाई चरित्र पर, लेकिन मानस हंस तुलसीदास के ही जीवन पर है, ठीक है। इसके आगे हम लोग देखते हैं। वीडियो लंबा हो रहा है, जिसके लिए आप लोग परेशान ना होइए, ठीक है। आप लोग ये धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, ठीक है। अगर आपको लंबा लगे तो आप दूसरे वीडियो में देख सकते हैं, थोड़ा सा रुक कर, ठीक। अब हमारे अगले कवि कौन है? तो इतिहास के संबंध में इतिहास स्रोत कौन देते हैं? तो वो है हमारे ध्रुवदास, ठीक, ध्रुवदास, ठीक। ध्रुवदास की रचना कौन है? भक्त नामावली, ठीक। ये भी कृष्ण भक्ति शाखा के थे, ठीक है, भक्त नामावली, ठीक है। ये 1641 ईस्वी में, ठीक है। इसमें 116 कवियों, ठीक है, कवियों भक्तों के बारे में, कवि भक्तों के बारे में, ठीक, कवि भक्तों के बारे में कितना है? 116। और अंतिम कवि कौन है? तो लिख लीजिएगा, अंतिम कवि नाभादास। एक चीज़ आपको ध्यान में आया, जब मैंने नाभादास की कृति कौन सी बताई थी, भक्तमाल, तो उसमें 116 लोगों को बांटा गया था। तो 116 देखिए यहाँ पर भी है, तो इसमें अंतिम भक्त कौन है? नाभादास। तो रिलेट करके याद करे रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारे एक कवि आते हैं, बहुत ही फेमस कवि हैं, कालिदास त्रिवेदी, ठीक है। इनकी जो रचना है वो है कालिदास हजारा, ठीक। हजारा कहने का अर्थ यही है कि इसमें 1000 पद है, ठीक है। तो इसमें शिव, आगे इनका नाम आएगा, शिव सिंह सरोज, ठीक, ये पुस्तक का नाम है, ठीक है। और इसके जो रचनाकार हैं वो है शिव सिंह सेंगर, ठीक है। तो ये लिखते क्या हैं, ये कहते हैं किसके बारे में? कालिदास हजारा के बारे में लिखते हैं कि इसमें जो 212 कवि हैं, ठीक है, 212 कवि और 1000 पद, ठीक। तो जो 1000 पद हैं वो क्या है? वो जो साक्ष्य है वो मेरे पुस्तक शिव सिंह सरोज के लिए बहुत ही लाभदायक था, ठीक है। उनके लिए बहुत ही अच्छा स्रोत था, स्रोत का काम किया है, ठीक है। यहाँ पर कालिदास हजारा, ठीक है, स्रोत का है तो स्रोत के लिए बोले हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये कालिदास त्रिवेदी जी हो गए। अब एक और कवि हैं, ठीक है, उसमें हो गया आपका। अब आते हैं, एक कवि बचे हैं आपके, सरदार कवि। सरदार कवि, इनकी रचना कौन सी थी? तो वो थी श्रृंगार संग्रह, श्रृंगार संग्रह, ठीक।
श्रृंगार संग्रह, इसमें 125 कवियों से अधिक, 125 से अधिक कवि, 25 से अधिक कवि, ठीक है। 125 से अधिक कवि और उनके रचनाओं में जो थे उनके काव्यांगों पर भी विवेचना किया गया है, काव्यांगों की भी विवेचना की गई यहाँ पर, ठीक है। ठीक, अब एक लास्ट कवि हैं हमारे, हम उनको देख लेते हैं। तो वो लास्ट कवि कौन है? तो हमारे ये कवि देवी मुंशी प्रसाद, ठीक। कौन है कवि? तो कवि का नाम है मुंशी देवी प्रसाद, ठीक। इनकी रचना 1916 में ये रचना करते हैं, ठीक, ईस्वी में। और उस रचना का नाम क्या है? कवि रत्न माला, ठीक। इसमें टोटल 108 राजस्थान के कवि थे, राजस्थानी कवि, ठीक। राजस्थानी 108 कवि के बारे में उल्लेख है जो रचना करते हैं। तो वो रचना है आपका कवित्त सवैया छंद में, कवित्त सवैया छंद में ये रचना मिलती है, ठीक। अब इनमें भाग, तो इस कविरत्न माला में 2 भाग थे, ठीक। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कविरत्न माला में कितने भाग है? तो 2 भाग, ठीक। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लेखन पद्धति। लेखन पद्धति किसका पढ़ेंगे हम लोग? तो हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन पद्धति हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन ये नेक्स्ट टॉपिक में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। तो हम लोग अगले वीडियो में इसको पढ़ेंगे। आज के लिए नमस्कार। Thank you.